हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, एज़ यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी के अंदर अपने ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिफेंस ऑडिट कोड के चैप्टर 2 का पार्ट 1 डिस्कस किया था। ऑडिट कोड चैप्टर 2 और उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। और दोस्तों, इस पार्ट 1 के अंदर अपनों ने टोटल 35 नियम तक इसके पढ़ लिए थे, राइट। तो दोस्तों, आज इसके चैप्टर 2 के पार्ट 2 के अंदर अपने इसके रूल नंबर 36 से आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो दोस्तों, ये इसका दूसरा पार्ट कोशिश करेंगे कि अपने इस पार्ट के अंदर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दें। और अगर अपने नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों, इसका एक थर्ड पार्ट छोटा सा और आएगा, राइट। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, रूल नंबर 36 जो है वो अगस्त 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो दोस्तों, क्या है इस नियम के अंदर, देखिए, एक्सेप्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द पीसीडीए सीडीए नो ऑर्डर ऑफ सैंक्शन शैल बी एक्सेप्टेड इन ऑर्डर शैल बी एक्सेप्टेड इन ऑडिट। क्या बोल रहा है दोस्तों, जब तक पीसीडीए सीडीए का आदेश ना हो कोई भी ऑर्डर दोस्तों सैंक्शन का ऑडिट के अंदर एक्सेप्ट नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है, सैंक्शन क्या होता है दोस्तों, एक अथॉरिटी है जिसके बेस पे आप ऑडिट कर रहे हो, जिसके बेस पे आप पैसा पास कर रहे हो, राइट, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कर रहे हो। तो अगर दोस्तों पीसीडीए सीडीए का ऑर्डर नहीं होगा जब तक आप ऑथोराइज नहीं हो कि आप ऑडिट के अंदर उस सैंक्शन को यूज़ कर सको, या तो ये कंडीशन होगी नंबर एक बात, या फिर अनलेस इट हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, या फिर सैंक्शनिंग अथॉरिटी से वो ऑर्डर नहीं आया हो। दो बातें दोस्तों, या तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी से आपके पास सैंक्शन आ जाए कि हाँ भैया आप ऑडिट में इस चीज़ को यूज़ कर लो, या फिर पीसीडीए सीडीए का ऑर्डर, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो, तभी आपको जो कोई भी सैंक्शन आएगी या कोई ऑर्डर आएगा उसको ऑडिट के अंदर एक्सेप्ट करना है। और दोस्तों, ये लाइन समझनी है तो आपको पैरा नंबर 23 का रेफरेंस लेना पड़ेगा। पैरा नंबर 23 के अंदर क्या दिया गया था, सैंक्शंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस आर कम्युनिकेटेड डायरेक्ट टू द पीसीडीए सीडीए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पीसीडीए सीडीए को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और वेरियस जो अदर डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशंस है वो दोस्तों एमओडी फाइनेंस से कंकरेंस लेके, वो सारी बातें तो होगी ही होगी, वो सारी डायरेक्ट जो है पीसीडीए सीडीए को रेफर करती है, सारी सैंक्शंस मतलब उनको देती है, राइट। तो उनके पास ये आई जाती है दोस्तों सैंक्शन, तो इसलिए वो अपने ऑर्डर निकाल देते हैं कि हाँ भैया इस सैंक्शन को ऑडिट के अंदर यूज़ कर लो। तो ये सिंपल सी बात इसके अंदर लिखी गई थी। अब देखिए आगे क्या लिखा दोस्तों, व्हेन एन ऑर्डर, कौन सा, ये सैंक्शन वाला, राइट। When an order sanctioning expenditure contains no indication of the amount or limit of sanction। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, जब कोई ऑर्डर आ गया, कोई भी सैंक्शन आ गया, और दोस्तों सैंक्शन भी कौन सी आई है, एक्सपेंडिचर वाली, राइट। और दोस्तों उस एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी पैसे की अमाउंट की लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है, कंटेन्स नो इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट और लिमिट ऑफ सैंक्शन, राइट। तो उस केस में दोस्तों क्या करना है, पीसीडीए सीडीए शुड एड्रेस द अथॉरिटी सैंक्शनिंग इट। तो पीसीडीए सीडीए जो है उस अथॉरिटी को एड्रेस करेगा जिसने उसको सैंक्शन किया। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है तो वो उसको करेगा, राइट। अदर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने करी है तो उसको करेगा, राइट। वो बात अलग है कि वो कैसे जाएगा, राइट। रूटीन मैटर्स पे तो वो बात कर सकता है, जनरल वो अपनों ने पढ़ा है वो नियम, ठीक है। अगर कोई रूल के अंदर ऑर्डर चेंज करना है, वो सारी चीज़ें करनी है, तो वो सीजीडीए के थ्रू जाएगा, थ्रू प्रॉपर चैनल उसको जाना पड़ेगा, राइट। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, मान लो 5 लाख का कोई बिल आ गया, ठीक है, इसको ये एक्सपेंडिचर हुआ और इसकी दोस्तों सैंक्शन पीछे लग के आई होगी, राइट। एक चीज़ तो ये है कि इसके साथ सैंक्शन नहीं लग के आई, ठीक है, आपको वहाँ से भी रिसीव नहीं हुई सैंक्शनिंग अथॉरिटी से और पीसीडीए सीडीए के ऑर्डर भी नहीं, तो उसको पास करना ही नहीं है, ठीक है, नंबर 1 केस। और दूसरा देखिए दोस्तों क्या हो सकता है इसके अंदर कि आपके पास अथॉरिटी तो है, आपके पास सैंक्शन तो है, लेकिन उसके ऊपर अमाउंट नहीं दी गई है कि हाँ आपको 5 लाख तक का पैसा पास करना है, 6 लाख 7 लाख, ठीक है। तो अगर वो लिमिट उस सैंक्शन के ऊपर नहीं लिखी गई है तो आपको उसको पास नहीं करना है उस बिल को, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको एडमिट नहीं करना है। तो ये सारी बात इसके अंदर इन 2 लाइनों में लिखी गई थी, राइट। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन देखिए, असैंक्शन, सैंक्शन मतलब एक अथॉरिटी है जिसके बेस पे आपको काम करना है, राइट। अ सैंक्शन इज सबमिटेड बाय द यूजर यूनिट, ठीक है, कोई यूजर यूनिट है उसने सैंक्शन को सबमिट किया है किसको, टू ए सीडीए वाइल सबमिटिंग द क्लेम फॉर पेमेंट, ठीक है। तो भाई कोई यूनिट है दोस्तों, उसको पैसा चाहिए, उसने क्लेम को सबमिट किया है, राइट, फॉर पेमेंट के लिए, राइट। बट नो सैंक्शन हैज़ बीन रिसीव्ड बाय सीडीए फ्रॉम द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। लेकिन दोस्तों अब मान लो यूजर यूनिट ने तो वो सैंक्शन लगा दी, ठीक है, या नहीं लगाई, XYZ जो भी चीज़ है, बट सीडीए के पास दोस्तों ये केस है कि उसके पास सैंक्शनिंग अथॉरिटी से वो अथॉरिटी नहीं है, वो सैंक्शन नहीं है, राइट। इसके बाद दोस्तों सीडीए डिक्लाइंस टू एक्सेप्ट द सैंक्शन स्टेटिंग दैट इट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड थ्रू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, कि भाई सीडीए ने डिक्लाइन कर दिया कि उसके पास जो है सैंक्शन जो है रिसीव नहीं हुई है सैंक्शनिंग अथॉरिटी से, प्लीज़ कमेंट, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों आपको ये पैरा कोड करना था और इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें। तो इसके अंदर लिखा हुआ है ना कि भाई अगर इसके ऊपर कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है पैसे की, अगर एक्सपेंडिचर की बात है तो पीसीडीए सीडीए क्या है, एड्रेस करेगा सैंक्शनिंग अथॉरिटी का। तो दोस्तों ये सारी चीज़ इसके अंदर कोड करनी थी, ये इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी थी, राइट। आगे चलिए,
आगे देखिए दोस्तों, रूल नंबर 37 है। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर काफ़ी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो उसके अंदर दोस्तों काफ़ी थ्योरेटिकल बातें भी दी गई हैं, राइट। तो मुझे जो जो दोस्तों इंपॉर्टेंट लगी, जो समझ बढ़ाने के लिए ज़रूरी थी, ठीक है, एमसीक्यू भले ही नहीं आए इन चीज़ों से, लेकिन समझ बढ़ाने के लिए दोस्तों ज़रूरी थी, तो मैंने वो सारी बातें इसके अंदर इंक्लूड करी है। तो रूल नंबर 37 देखिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रॉडुलेंट पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स्ड गवर्नमेंट सेंक्शन इट विल बी इंश्योर्ड इन पीसीडी ऑफिस दैट। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रॉडुलेंट पेमेंट, कि मतलब फ्रॉडुलेंट पेमेंट हम ना कर दें, इस चीज़ को अवॉइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स्ड गवर्नमेंट सेंक्शन। फोर्ड मतलब दोस्तों जाली, मान लो किसी ने जाली गवर्नमेंट सेंक्शन लगा दी, राइट। इट विल बी इंश्योर्ड इन द पीसीडी ऑफिस। तो पीसीडी सीडी ऑफिस के अंदर क्या इंश्योर किया जाएगा, क्या सुनिश्चित किया जाएगा, क्या क्या बातें वो देखेंगे, राइट। तो कौन कौन सी दोस्तों, नंबर 1 है द स्पेसिफिक सिग्नेचर्स ऑफ द ऑफिसर्स, कि जो ऑफिसर्स हु आर ऑथोराइज्ड टू साइन द गवर्नमेंट सेंक्शन इन्वॉल्विंग डिफेंस एक्सपेंडिचर। दोस्तों डिफेंस एक्सपेंडिचर की कोई भी सेंक्शन है, उसको साइन करने वाला जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर जो है, उसके स्पेसिफिक सिग्नेचर है वो आपको चेक करने हैं, राइट। तो दोस्तों कौन कौन से लोग जो हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स जो हैं वो डिफेंस एक्सपेंडिचर को ऑथोराइज करते हैं, वो है डेस्क ऑफिसर्स, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द विंग ऑफ द एमओडी, ठीक है। एमओडी की विंग के अंदर ये लोग होते हैं दोस्तों, जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है ऑथोराइज करते हैं उसको, राइट। अब दोस्तों ये सब क्लोज था, यहाँ से पढ़िए, द स्पेसिफिक सिग्नेचर विल बी वेरीफाइड, किसके, इनके, ठीक है, जो किसके अंदर है, विंग के अंदर है एमओडी के, और क्या करते हैं ये, डिफेंस एक्सपेंडिचर को ऑथराइज करते हैं। दोबारा देखिए, द स्पेसिफिक सिग्नेचर, ये सब क्लोज है यहाँ तक। द स्पेसिफिक सिग्नेचर विल बी वेरीफाइड बाय द पीसीडी न्यू दिल्ली, एक तो पीसीडी न्यू दिल्ली वेरीफाई करेगा, प्लस द कंसर्न्ड पीसीडी सीडीए हु आर रिक्वायर्ड टू ऑडिट एंड पास द क्लेम्स विद रेफरेंस टू द सेड सेक्शंस। क्या बोल रहा है दोस्तों, इनकी जो स्पेसिफिक सिग्नेचर है वो जाली, वो जो सेंक्शन दी है वो जाली है या नहीं, ये चेक करने के लिए इनके स्पेसिफिक सिग्नेचर होने चाहिए, राइट। वो वेरीफाई करेगा पीसीडी न्यू दिल्ली, और कंसर्न पीसीडी सीडीए जिसको रिक्वायरमेंट है उसके ऑडिट के अंदर इन कुछ क्लेम पास करने के लिए इन सेंक्शंस के, ठीक है, तो वो भी दोस्तों क्या रखेंगे, इनका एक स्पेसिफिक सिग्नेचर का फोल्डर रखेंगे, राइट। अब दोस्तों आप पूछोगे कि सर ये पीसीडी न्यू दिल्ली और इनके पास ये इनके स्पेसिफिक सिग्नेचर आएंगे कहाँ से, राइट। तो दोस्तों ये इस पैरा के अंदर दिया गया है, फॉर दिस पर्पज इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच जॉइंट सेक्रेटरी विंग ऑफ द एमओडी इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है दोस्तों, जॉइंट सेक्रेटरी विंग जो है, या ये दिया हुआ देखिए दोस्तों, जॉइंट सेक्रेटरी विंग जो है एमओडी की, इसके अंदर दोस्तों इनको भी इंक्लूड कर लिया, डीडीपी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों एक नोडल ऑफिसर विल बी नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न्ड जॉइंट सेक्रेटरी, एक नोडल ऑफिसर दोस्तों अपॉइंट कर दिया, उसका क्या काम है दोस्तों, हु नोडल ऑफिसर विल सेंड स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ ऑल ऑफिसर्स। ये नोडल ऑफिसर क्या करेगा दोस्तों, सभी ऑफिसर्स के स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ द विंग, राइट। उस विंग के अंदर कौन कौन से दोस्तों, डेस्क ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी, इन सभी के स्पेसिफिक सिग्नेचर है, हु आर ऑथराइज्ड टू साइन गवर्नमेंट सेंक्शंस इन्वॉल्विंग डिफेंस एक्सपेंडिचर टू द पीसीडी न्यू दिल्ली एंड अदर। नेक्स्ट आ जाएगा पीसीडी सीडीए। क्या बोल रहा है दोस्तों कि अगर इनको स्पेसिफिक सिग्नेचर चाहिए तो एक नोडल ऑफिसर ऑथोराइज कर दिया, ठीक है। उस नोडल ऑफिसर का काम क्या है, इन सबके स्पेसिफिक सिग्नेचर लेगा, वो इसको पीसीडी न्यू दिल्ली, और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वो नोडल ऑफिसर क्या करेगा, जो सेंक्शन उन्होंने ऑथोराइज़ की है डेस्क ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर ने, उसको पीसीडी न्यू दिल्ली और पीसीडी सीडीए को इंटीमेट करेगा, राइट। तो दोस्तों अपने रिकॉर्ड अपडेट कर लेंगे, और उसके हिसाब से जब भी उनको सेंक्शन को ऑडिट के अंदर यूज़ आएगा तो उस सेंक्शन से, उस स्पेसिफिक सिग्नेचर से वो वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, फर्दर अ मंथली लिस्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सेंक्शंस इशूड बाय ईच जॉइंट सेक्रेटरी विंग अंडर द एमओडी इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डीआरडीओ शैल बी सेंट बाय द नोडल ऑफिसर ऑफ ईच विंग टू पीसीडी न्यू दिल्ली एंड अदर पीसीडी सीडीए कंसर्न। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक तो स्पेसिफिक सिग्नेचर भेजेगा वो, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, मंथली जो है सारी गवर्नमेंट की जितनी भी सेंक्शंस हैं, राइट, जो इन्होंने पास करी है, जो इन्होंने ठप्पा लगाया है, जो इन्होंने साइन करे हैं, राइट, वो दोस्तों पीसीडी न्यू दिल्ली को और अदर पीसीडी सीडीए को भेजेगा, ठीक है, मंथली बेसिस पे, राइट, सो दैट दे आर precluded from accepted in audit and other sanctions stated to have been issued by the MOD। तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि मतलब वो सारी सेंक्शंस जो आएगी वो सारी ऑडिट के अंदर यूज़ कर सके और उनका ध्यान में रख के जो भी क्लेम आए उसको पास कर सके, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्रियरिटी। अब दोस्तों प्रोप्रियरिटी का मतलब क्या है, कि करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल मोरल एंड सोशल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो करेक्ट और एक्सेप्टेबल हो मोरली रूप से और सोशली रूप से, राइट, ऐसा व्यवहार आपको अपनाना है, राइट, जब ऑडिट कर रहे हो आप। तो दोस्तों कौन सा व्यवहार आपको अपनाना है जो मोरली और सोशली रूप से आपको करेक्ट करे, एक्सेप्टेबल हो, राइट, तो वो सारी बातें इसके अंदर दी गई है। तो देखिए दोस्तों क्या है 38 नंबर पे, इट इज़ एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ ऑडिट। ऑडिट का एक एसेंशियल फंक्शन है, क्या है, टू ब्रिंग टू लाइट नॉट ओनली केसेस ऑफ क्लियर इरेगुलरिटी, कि मतलब एक तो उसको जो इरेगुलर केस हैं, जो इरेगुलरिटी अकाउंट्स में हुई है उनको तो लाइट में लाना ही है, बट ऑल्सो एवरी मैटर, इसके अलावा सारे मैटर इन इट्स जजमेंट, जो उसके जजमेंट के हिसाब से, जो उसके विवेक के हिसाब से अपीयर्स टू इन्वॉल्व इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर और वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी ऑन और स्टोर्स,
राइट। एक तो दोस्तों क्या क्लियर इरेगुलर है, उनको तो आपको बताना ही अकाउंट्स की हाँ इरेगुलर है मैटर, राइट। दूसरा दोस्तों आपके विवेक के हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो इम्प्रॉपर हुआ है, जो पब्लिक मनी का पैसा यूज़ हुआ है वो एक्सपेंडिचर जो है वो इम्प्रॉपर है, वो वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी है, राइट। इवन दो द अकाउंट्स देमसेल्व्स मे बी इन ऑर्डर एंड नो ऑब्वियस इरेगुलरिटी हैज़ अकर्ड। हालांकि वो सारे जो अकाउंट्स जो उन्होंने मेंटेन किए गए हैं डिफेंस सर्विसेज ने वो सारे सही हैं, लेकिन दोस्त और कोई ऑब्वियस इरेगुलरिटी नहीं है, राइट। लेकिन दोस्तों ऑडिट को ऐसा लगता है उसकी जजमेंट के हिसाब से कि उसके विवेक के हिसाब से कि हाँ ये चीज़ें फिट नहीं होती, राइट। दोस्तों मैं इसको एक आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। दोस्तों मान लो अक्टूबर का महीना है, ठीक है, और दोस्तों किसी आर्मी यूनिट का अपना एग्जाम्पल लेते हैं, उसने दोस्तों 50 कूलर खरीदे हैं, ठीक है। अब दोस्तों 50 जब कूलर खरीदे हैं तो इसने जैम से परचेज़ किए होंगे, राइट। जैम का मतलब समझते हो दोस्तों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब ऑनलाइन उसने उसको परचेज़ किया है कूलर्स को, राइट। या एसी मान लो, ठीक है, 10 एसी खरीदे हैं तो उसने दोस्तों ऑनलाइन परचेज़ कर लिया, ठीक है। सब चीज़ें हो गई ऑनलाइन के अंदर, सप्लाई आ गई, सप्लाई ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसके पास मान लो 50 कूलर आ गए तो इसने दोस्तों CRV बना के इसको चार्ज में भी ले लिया लेज़र के अंदर, राइट। दोस्तों कोई भी सामान चार्ज में लेते हैं तो उसको दोस्तों जो लोकल परचेज अपने करते हैं तो उसको सर्टिफाइड रिसिप्टेड वाउचर्स के जरिए CRV बना के उसको चार्ज में लेते हैं, ठीक है। मैंने मेरे लेज़र में पहले मेरे पास 10 कूलर थे, 50 और आ गए, ठीक है, तो ये कितने टोटल 60 हो गए, ठीक है। तो सारी चीज़ें दोस्तों अकाउंट्स इसका सही है, जैम से परचेज मुझे करना था वो चीज़ें मुझे मिल गई, ठीक है। GFR में पढ़ेंगे दोस्तों, जैम से परचेज करना आजकल मैंडेटरी है, राइट। तो ऑनलाइन उसने परचेज कर लिया, सामान आ गया, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन बोर्ड हो गया, और दोस्तों जो 10 कूलर जो 10 AC 50 कूलर जो थे वो सारे चार्ज में आगे प्रॉपर मेरा अकाउंट्स मेंटेन है। लेकिन दोस्तों ऑडिट क्या है, ऑडिट का जजमेंट ये है कि यार इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। गड़बड़ क्या लग रही है दोस्तों, गड़बड़ ये है क्या अक्टूबर के अंदर कूलर और AC की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो दोस्तों ये सवाल आप उनसे कर सकते हो, राइट। अब दोस्तों आप जब सवाल करोगे तो आपने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि आप इंडिविजुअल से इंक्वायरी नहीं कर सकते, राइट। तो आप दोस्तों ऑब्जर्वेशन जब ऑब्जेक्शंस रेज करोगे तो वो दोस्तों यूनिट के नाम पे करोगे, राइट। तो एक वो नियम यहाँ पे इसको सोच के देख लीजिए, राइट। और दोस्तों एक नियम ये भी सोच के आप देख लीजिए कि हाँ भैया कूलर और AC की रिक्वायरमेंट तो मुझे गर्मी में होती है, लेकिन भले ही अकाउंट्स पूरा सही हो, परचेजिंग सही हो, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, फिर भी ऑडिट का जजमेंट ये बोलता है, ऑडिट का विवेक ये बोलता है कि अक्टूबर के अंदर AC और कूलर की आवश्यकता नहीं है, देन दैट इज़ वेस्ट ऑफ द पब्लिक मनी, राइट। समझ में आया दोस्तों बातें। आगे चलिए दोस्तों 39 पे क्या दिया गया है, एवरी ऑफिसर इनकरिंग और ऑथोराइजिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड बी गाइडेड बाय हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। दोस्तों कोई भी ऑफिसर या तो वो इनकर कर रहा है मतलब कि वो पैसा खुद खर्च कर रहा है, राइट, नंबर एक बात, या दोस्तों ऑथोराइजिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी, या वो ऑथोराइज कर रहा है, राइट, वो सैंक्शन दे रहा है, वो अपने सिग्नेचर कर रहा है कि हाँ भैया आप ये पैसा खर्च कर लो, ठीक है। और दोस्तों वो ऑथोराइज कैसे कर सकता है एक्सपेंडिचर को, क्योंकि दोस्तों वो CFA है, वो कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी है, इसलिए वो साइन कर सकता है। यस और नो, हाँ या ना। देखिए दोस्तों एवरी ऑफिसर इनकरिंग या तो इनकर कर रहा है या ऑथोराइज कर रहा है एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी से शुड बी गाइडेड बाय हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। वो उसको दोस्तों फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मतलब पैसे के प्रति करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है। यहाँ क्या था, करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल मोरल एंड सोशल बिहेवियर प्रॉपर्टी। अब फाइनेंशियल लगा दिया तो मतलब पैसा जो खर्च करोगे तो उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। और दोस्तों अब ये जो है स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, इसको अलग अलग किताब के ये दोस्तों 3 किताबों में दिया गया है। आपको GFR में मिल जाएगा, आपको दोस्तों डिफेंस सर्विस एस्टीमेट में मिल जाएगा, और अपने ऑडिट कोड पढ़ रहे हैं इसके अंदर भी दिया गया है, ठीक है। तीनों किताबों के अंदर दोस्तों अलग अलग नाम से इसको दिया गया है। एक के अंदर कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मिल जाएगा, राइट, एक के अंदर दिया गया स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी बोल दिया, राइट। तो दोस्तों कौन कौन सी चीज़ों को उसको ध्यान रखना है उस ऑफिसर को, राइट। देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे फ्रेंड्स। आगे कुछ और थ्योरेटिकल बातें दी गई है, देखिए पहले, एवरी ऑफिसर शुड ऑल्सो एनफोर्स फाइनेंशियल ऑर्डर एंड स्ट्रिक्ट इकोनॉमी एट एवरी स्टेप। दोस्तों कुछ जो ऑफिसर जो है वो क्या कर सकता है, फाइनेंशियल ऑर्डर दे सकता है कुछ पैसे से रिलेटेड, या स्ट्रिक्ट एक्ट इकोनॉमी एट एवरी स्टेप, मतलब स्ट्रिक्ट इकोनॉमी का मतलब है पैसा कम से कम खर्च करना है, उसमें ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया काम करना है, राइट। एंड सी दैट ऑल रेलेवेंट फाइनेंशियल रूल्स, राइट, सारे जो फाइनेंस के रूल्स हैं, राइट, और वो और रेगुलेशंस आर ऑब्जर्व्ड बाय हिज ओन ऑफिस एंड हिज सबऑर्डिनेट डिस्बर्सिंग ऑफिसर, उसके खुद के ऑफिस के द्वारा और उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिस जो हैं उनके द्वारा सारे नियम जो हैं वो पालन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, वो सारा उस ऑफिसर को देखना है, राइट। ऑडिट ऑफिसर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़ शुड इंश्योर एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। दोस्तों कुछ नियम बताए गए हैं कि ऑडिट ऑफिसर जो हैं अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उनको कुछ नियम्स का ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है दोस्तों, पहला है एवरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस। हर एक ऑफिसर को दोस्तों हर एक ऑफिसर से एक्सपेक्ट की जाती है, उसे आशा की जाती है टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस, वो वैसी ही
बुद्धिमत्ता रखे, वैसी ही विजिलेंस रखे, वैसा ही विवेक रखे, वैसी ही माइंड को उतना शार्प रखे इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनी, जब वो पैसा खर्च कर रहा हो पब्लिक मनी का, एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ओन मनी। जैसे दोस्तों कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी अपना पैसा खर्च करने जाता है, वैसा ही दोस्तों उसकी वैसी ही बुद्धिमत्ता जो है, क्योंकि सामान्य बुद्धि का आदमी दोस्तों, मान लो मैं और आप बाज़ार में जाओगे, ठीक है, मुझे मान लो दोस्तों वाटर प्यूरीफायर खरीदना है, मान लो, ठीक है, वाटर प्यूरीफायर अगर मुझे खरीदना है तो दोस्तों मैं 10 दुकान जाऊंगा, ठीक है, 10 शॉप्स पे जाऊंगा, 5 शोरूम पे जाऊंगा, ऑनलाइन चेक करूंगा, ठीक है, जहाँ पे दोस्तों मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, बेटर क्वालिटी मिलेगी, वो सारी चीज़ें दोस्तों एक सामान्य बुद्धि का आदमी देखता है जब उसका खुद का पैसा खर्च कर रहा होता है वो, राइट, या उसका खुद का पैसा खर्च हो रहा होता है। तो दोस्तों जब अगर पब्लिक मनी की बात आ जाएगी तो वैसे ही सामान्य बुद्धिमत्ता उस ऑफिसर को रखनी है, राइट। तो ये बात इसके अंदर बोली गई है। अगला देखिए दोस्तों, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया। इसका मतलब है दोस्तों एक बार आपने किसी चीज़ को देख लिया, ठीक है, तो इस पूरी लाइन का मतलब दोस्तों क्या है कि जितनी ओकेजन की डिमांड है, ओकेजन की डिमांड का क्या मतलब है कि कोई मान लो आप सामान प्रोक्योर कर रहे हो, ठीक है, वाटर प्यूरीफायर की बात कर लूँ मैं, राइट, तो उस पर जो एक्सपेंडिचर होगा तो आपको उस पर देखते ही उस पर दोस्तों निर्णय नहीं लेना है, राइट, आपको मार्केट सर्वे करना है, चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब यही है कि आपको प्रथम दृष्टया कोई भी आपकी ओकेजन की डिमांड है उसको देख के आपको डिसाइड नहीं करना है, राइट। जो एक्सपेंडिचर जो है उसको पहले देखते ही आपको डिसाइड नहीं करना है कि हाँ ये तो 5,000 का आएगा तो मैं 5,000 इस पर खर्च कर देता हूँ, राइट। तो 2 पॉइंट कंप्लीट हुए, तीसरे पे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों 3 नंबर पे क्या दिया है, नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर्स ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कोई भी अथॉरिटी है उसको अपनी जो सैंक्शनिंग सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर मतलब जो है उसको एक्सपेंडिचर जो सैंक्शन करने की पावर है तो उसको कोई ऐसा आदेश नहीं देना है जो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से बेनिफिट करे, राइट। अगला है एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड नॉट बी इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ पीपल। पहले तो बोल दिया कि खुद के एडवांटेज के लिए उसको कोई भी ऑर्डर पास नहीं करना है, दूसरा कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई सेक्शन ऑफ पीपल को फायदा करे ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करना है, अनलेस मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, अगर ये दोनों चीज़ें हो तो वो कर सकता है। ए क्लेम फॉर द अमाउंट कुड बी इन्फोर्स इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो भी उसको सेंक्शन देनी पड़ेगी, राइट। दूसरा है दोस्तों द एक्सपेंडिचर इज इन परसुएंस ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम, कोई पॉलिसी है कोई कस्टम के तहत अगर उसको एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है तो दोस्तों वो ये चीज़ें कर सकता है कि मतलब उसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई सेक्शन ऑफ पीपल का फ़ायदा हो रहा हो, तो अगर ये 2 कंडीशन हो तो वो दोस्तों उसको सेंक्शन कर सकता है, राइट। आगे देखिए दोस्तों 5 नंबर में क्या है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी अथॉरिटी डेलीगेटेड विद फाइनेंशियल पावर। दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी मतलब वो जिम्मेदारी उसको जो दी गई है एवरी अथॉरिटी को डेलीगेटेड विद फाइनेंशियल पावर, उसको जिसको फाइनेंशियल पावर दी गई है टू प्रोक्योर एनी आइटम और सर्विसेज ऑन गवर्नमेंट अकाउंट इज़ टोटल एंड इंडिविजुअल। दोस्तों आप उसको बांट नहीं सकते, वो एक प्रकार से टोटल और इंडिविजुअल है, राइट। तो दोस्तों उसको ये सारी बातों का ध्यान रखना है, उसको एक जिम्मेदारी दी गई है, उसको अकाउंटेबिलिटी है, जो अथॉरिटी साइन कर रही है सैंक्शन कर रही है एक्सपेंडिचर वो पूरी तरह से उन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों लास्ट है इसके अंदर, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स दैट द अथॉरिटी कंसर्न्ड, कौन सी अथॉरिटी जो सैंक्शन कर रही है या इनकर्ड कर रही है एक्सपेंडिचर, विल हैव द पब्लिक इंटरेस्ट अपर मोस्ट इन इट्स माइंड, कि उसको क्या करना है, पब्लिक का इंटरेस्ट जो है अपर मोस्ट रखना है अपने दिमाग के अंदर, राइट, इन इट्स माइंड वाइल मेकिंग अ प्रोक्योरमेंट डिसीजन, जब भी वो चीज़ों को प्रोक्योर करती है, राइट। अब देखिए आगे देखिए तो वो टॉपिक कंप्लीट हुआ स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। अगला है दोस्तों एक्सटेंट ऑफ ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों कोई भी एक्सपेंडिचर हो गया, राइट, तो उसकी दोस्तों एक्सटेंट मतलब लिमिट, किस लिमिट तक आपको ऑडिट करनी है उस एक्सपेंडिचर की, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है, राइट। 42 नंबर में देखिए दोस्तों एनेक्सर में दिया है बिल्स या अकाउंट्स की कितनी ऑडिट करनी है। अब दोस्तों इस चैप्टर का एनेक्सर में आप जाओगे तो आपको उसके अंदर मिलेगा कि कोई भी बिल है या कोई अकाउंट्स है तो उसका कितना % ऑडिट करना है, राइट। कोई एक्सपेंडिचर हो गया, पेमेंट हो गई तो उसको कितना % मान लो 20% करना है, IRLA है तो उसका अलग दिया गया है, ठीक, कोई बिल्स आएंगे तो उनका कितना %, तो वो सारी चीज़ें दी गई है, राइट। अगला देखिए दोस्तों द क्वांटम ऑफ ऑडिट, क्वांटम ऑफ ऑडिट मतलब उसको लिमिट ऑडिट की, हाउ एयर बी सुटेबली इंक्रीज्ड, कि उसको बढ़ा दिया जा सकता है ऑडिट की क्वांटम को, राइट। ये देखिए दोस्तों सब क्लोज है यहाँ से यहाँ तक, राइट। दोबारा देखिए हाउ एयर सुटेबली क्वांटम ऑफ ऑडिट बी, इसको एक बार मत पढ़िए, द क्वांटम ऑफ ऑडिट बी सुटेबली इंक्रीज्ड अंडर द पर्सनल ऑर्डर ऑफ द PCDCDA to the extent he may order at its discretion where the state of account is unsatisfactory and warrants more detailed audit। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, क्वांटम जो है ऑडिट का वो इंक्रीज़ किया जा सकता है अंडर द पर्सनल ऑर्डर ऑफ द PCDCDA। अब दोस्तों ये इसके लिए मैंने इंक्लूड किया इस लाइन को क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। द क्वांटम ऑफ ऑडिट बी सुटेबली इंक्रीज्ड अंडर द पर्सनल ऑर्डर ऑफ विच एजेंसी,
या विच अथॉरिटी, तो इसका आंसर आ जाएगा PCDA। और दोस्तों ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जब उसको लगता है कि जो अकाउंट्स जो हैं स्टेट के वो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं और उनको दोस्तों डिटेल ऑडिट की आवश्यकता है, तो वो ऑडिट की जो है मैंडेज बढ़ा सकता है। क्वांटम ऑफ ऑडिट का मतलब है कि मैंडेज बढ़ा सकता है, राइट। किसी बिल को 10% ऑडिट कर रहा हो तो वो कह सकता है कि हाँ 20% कर दो इसकी ऑडिट, राइट। पहले 10 पन्ने चेक कर रहे थे, अब बोल देगा 20 पन्ने चेक करने लग जाओ, राइट। तो ये सारी बातें इसके अंदर दी गई है। आगे चलिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये आगे की ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जगह देखने को मिली होगी, राइट। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। इफ़ अ PCDA डिजायर्स टू रिलैक्स ऑडिट टेम्पोरेरीली इन ए मैटर विच कंसर्न हिज ओन ऑफिस और हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसेस। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, अगर PCDA को कोई ऑडिट को रिलैक्स करना है कि आप हाँ बोल दे कि भाई हाँ ऑडिट आपको नहीं करनी है, राइट, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, या तो खुद के ऑफिस के अंदर या कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस के अंदर, दोस्तों कोई भी रीज़न हो सकता है। ही शुड इनवेरिएबली आ गया ना दोस्तों, निरूपवादी रूप से, मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, उसको करना ही है। ही शुड इनवेरिएबली रेफर द केस टू द CGDA फॉर ऑब्टेनिंग प्रायर कंकरेंस। तो दोस्तों ये सवाल पूछेगा आपसे, ये दे देगा इफ PCDA डिजायर्स टू रिलैक्स ऑडिट टेम्पोरेरीली इन ए मैटर विच कंसर्न हिज ओन ऑफिस और हिज सबऑर्डिनेट ऑफिस, तो किसकी प्रायर कंकरेंस चाहिए, ठीक है, ऑफ विच एजेंसी द प्रायर कंकरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दिस प्रोसीजर, ठीक है। तो उसको दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा, CGDA की प्रायर कंकरेंस चाहिए अगर इसको ऑडिट को टेम्पोररी रिलैक्स करना है खुद के ऑफिस के लिए या किसी सबऑर्डिनेट ऑफिस के लिए, राइट। तो दोस्तों एक्सटेंट अपनों ने पढ़ा। अब आगे देखिए दोस्तों, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। कोई एक्सपेंडिचर हो गया तो दोस्तों उसकी ऑडिट करनी क्या है, कैसे करनी है, राइट। पिछली बार दोस्तों पिछला टॉपिक था एक्सटेंट वाला, ये क्या है, सिंपल ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। 43 में क्या दिया गया है, द ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर डेबिटेबल टू द डिफेंस सर्विस एस्टिमेट। दोस्तों ऑडिट करनी है एक्सपेंडिचर की, खर्च हो गया पैसा, राइट, जो कैसे किससे खर्च हुआ है, डेबिटेबल टू डिफेंस सर्विस एस्टिमेट, राइट। एक दोस्तों सिविल एस्टिमेट होता है, एक डिफेंस सर्विस एस्टिमेट होता है, राइट। तो सर्विस पर्सनल हो जो होते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के, इनके दोस्तों डिफेंस सर्विस एस्टिमेट से उनके पे एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं, राइट। या दोस्तों डिफेंस सिविलियंस हैं, उनकी तनख्वाह जो है उनके पे एंड अलाउंसेस भी डिफेंस सर्विस एस्टिमेट से दिए जाते हैं, राइट। द ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सब क्लोज था, इज कंडक्टेड बाय द PCDA इधर सेंट्रली इन देयर ओन ऑफिस और लोकली थ्रू द एजेंसी ऑफ द LAO, राइट। दोस्तों तो ऑडिट क्या PCDA खुद के ऑफिस में करता है एक तो सेंट्रली रूप से, और दोस्तों नीचे के सब ऑफिसेस के द्वारा LAO के द्वारा भी ऑडिट करवाता है, राइट। 44 क्या है दोस्तों, द पे अकाउंट्स ऑफ सर्विस पर्सनल ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। पे अकाउंट्स दोस्तों सर्विस पर्सनल के डिफेंस सर्विसेज के आर मेंटेन्ड ऑन द IRLA विच आर सब्जेक्टेड टू पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू। तो दोस्तों IRLA मतलब इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट, इनके ऊपर दोस्तों सर्विस पर्सनल का जो है पे अकाउंट्स मेंटेन होता है, राइट। तो दोस्तों पे अकाउंट्स ऑफिस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होगी, क्योंकि डॉल्फिन नाम का दोस्तों सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर अपन यूज़ करते हैं ऑनलाइन उनका पे अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, राइट। अब दोस्तों और भी इसके अंदर चेंज आ रहा है कि अभी जो पंजाब के अंदर दोस्तों एक कौन सी मंडी थी, रामगढ़ मंडी नाम करके है, तो वहाँ पे CGD साहब ने एक सेंट्रली दोस्तों पे अकाउंट्स ऑफिस की भी उद्घाटन किया था अभी थोड़ा टाइम पहले, राइट। तो वहाँ पर भी दोस्तों वो पे अकाउंट्स ऑफिस या सर्विस पर्सनल का पे अकाउंट्स मेंटेन होगा, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर एक नोट दिया गया है, ठीक है, नोट 1 और नोट 2, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट हैं, राइट। तो देखिए क्या लिखा गया है इसके अंदर, इन अर्जेंट केसेस, दोस्तों कुछ जरूरी केसेस हैं, वेयर द ओपिनियन ऑफ द PCDA सच ए कोर्स इज नेसेसरी टू अवॉइड डिले इन पेमेंट, राइट। तो दोस्तों वहाँ पे क्या है कि जो पेमेंट होनी है उसको अपने डिले नहीं कर सकते, राइट। तो दोस्तों क्या करते हैं उसके अंदर, दे मतलब कौन, PCDA एट देयर डिस्क्रिप्शन, अपने दोस्तों विवेक के आधार पे ऑथराइज द पेमेंट विदाउट प्री ऑडिट ऑफ क्लेम। दोस्तों कोई भी क्लेम आया, राइट, दोस्तों वो अर्जेंट नेचर का क्लेम है, ठीक है, राइट। मान लो कोविड से रिलेटेड क्लेम था, ठीक है, तो अर्जेंट क्लेम है वो, ठीक है, उसकी दोस्तों प्री ऑडिट होनी थी, लेकिन दोस्तों PCDA क्या कर सकता है, अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पे, अपने विवेक के आधार पे उसको बोल सकता है कि हाँ यार इसकी प्री ऑडिट नहीं करते अपने, राइट। दोस्तों अपने प्री ऑडिट की नहीं करते, राइट। क्लेम्स कौन से हैं दोस्तों, विच आर नॉर्मली रिक्वायर्ड टू बी प्री ऑडिटेड, ठीक है। ये बात बोली गई है कि कोई क्लेम आया जिनकी प्री ऑडिट होनी थी, लेकिन दोस्तों अर्जेंट नेचर होने के कारण PCDA जो है अपने डिस्क्रिप्शन पे उसकी पेमेंट जो है ऑथराइज कर सकते हैं, राइट। ऑल सच पेमेंट्स विल बी सब्जेक्टेड टू पोस्ट ऑडिट सब्सिक्वेंटली। तो दोस्तों मोटी मोटी बात यह है कि सवाल अब ऐसे पूछेगा कि अर्जेंट केस के अंदर क्या PCDA जिन बिल्स की, जिन क्लेम्स की प्री ऑडिट होनी थी, क्या उनको वो डिले कर सकता है उनकी प्री ऑडिट, राइट, क्या वो क्लेम पास कर सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा येस, राइट। मतलब वो अपने डिस्क्रिप्शन पे प्री ऑडिट वाले बिल की पोस्ट ऑडिट भी करवा सकता है, एक बार पैसा पास कर देगा अर्जेंट बेस पे। नोट नंबर 2 में क्या दिया गया है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पे पूछा भी जाता है। आप ग्रेजुएट MTS और क्लर्क के एग्जामिनेशन में भी शायद ये सवाल पूछा गया था, देख लीजिएगा आप। एस्टेब्लिशमेंट बिल्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द PCDA आर ऑडिटेड बाय PCDA पेंशन। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट बिल्स का मतलब क्या है, जो DAD के स्टाफ के दोस्तों बिल हैं, एस्टेब्लिशमेंट बिल वही हैं, उनसे रिलेटेड दोस्तों कंटिजेंट बिल है, उनके TADS जो भी दोस्तों बिल रहते हैं DAD स्टाफ के, जो एस्टेब्लिशमेंट के बिल हैं, राइट। तो दोस्तों उसको पोस्ट ऑडिट जो है PCDA पेंशन करता है, PCDA पेंशन इलाहाबाद या इसको PCDA पेंशन प्रयागराज बोल दो, राइट। और दोस्तों PCDA पेंशन प्रयागराज के जो एस्टेब्लिशमेंट के बिल है, मतलब इस ऑफिस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके बिल्स की पोस्ट ऑडिट जो है वो करता है CDA पटना,
राइट। अब आप बोलोगे सर सीडीए पटना की कौन करेगा, तो सीडीए पटना की दोस्तों पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद करेगा। तो मोटा मोटी बात यह है कि पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के बिल्स की जो पोस्ट ऑडिट है, जो उसके एस्टेब्लिशमेंट के बिल है, टीए डीए कंटिन्यू जो भी तमाम तरीके के बिल हैं, उनकी पोस्ट ऑडिट करता है सीडीए पटना। और बाकी जितने भी ऑफिस बचे हैं डीएडी के, उन सब के बिलों की पोस्ट ऑडिट जो है पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद करता है। राइट, यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया है, मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों एक्सपेंडिचर की ऑडिट की बातें कर रहे हैं अपने, राइट। प्रीवियस भी अपने टॉपिक्स में देखा कि किस लिमिट तक अपने को करना है, राइट, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके अंदर भी कुछ ज्ञान की बातें दी गई है, राइट। एमसीक्यू मुझे नहीं लगता इस टॉपिक से पूछा जाएगा इस स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, राइट। इससे दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजनल पेमेंट का, उससे जो है एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, राइट। फिर भी आप नॉलेज के लिए देख लीजिए 47 में क्या दिया गया, देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ फंड्स फ्रॉम द, मतलब अगर आपको एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी ऑडिट करनी है, ठीक है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होना चाहिए दोस्तों उसके अंदर, जब आप एक्सपेंडिचर की ऑडिट कर रहे हो, देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ फंड्स, कि हाँ कि फंड्स का प्रोविजन तो होना चाहिए कि फंड्स हैं तभी तो आप उसका एक्सपेंडिचर हुआ है, फॉर द एक्सपेंडिचर ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उस एक्सपेंडिचर को ड्यूली ऑथोराइज किया है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, द एक्सपेंडिचर इज इन अकॉर्डेंस विद द सैंक्शन, कि भी एक्सपेंडिचर के साथ उसकी सैंक्शन लगी होनी चाहिए, प्रॉपरली अकॉर्डेड, राइट, एंड इज इनकर्ड बाय एन ऑफिसर कॉम्पिटेंट टू इनकर इट, राइट। एक तो दोस्तों उसके साथ सैंक्शन लगी होनी चाहिए, और दोस्तों जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही इनकर कर रही हो, राइट। क्लेम्स आर मेड इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एंड इन प्रॉपर फॉर्म, जो क्लेम्स हुए हैं उनके फॉर्म प्रॉपर हैं, राइट। रूल्स जो हैं उस पर वो उन रूल्स के हिसाब से किए गए हैं। आगे चलिए दोस्तों, ऑल प्रेस्क्राइब्ड प्रीलिमिनरीज टू एक्सपेंडिचर आर ऑब्जर्व्ड सच एज प्रॉपर एस्टिमेट्स फ्रेम्स एंड अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर वर्क्स एक्सपेंडिचर। क्या बोला दोस्तों कि प्रेस्क्राइब्ड प्रीलिमिनरी, मतलब प्रीलिमिनरी सारी इंक्वायरी हो चुकी है एक्सपेंडिचर की, राइट। और दोस्तों जो एस्टिमेट फ्रेम किए गए हैं उनको जो है अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर वर्क्स एक्सपेंडिचर। वर्क्स एक्सपेंडिचर मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क है तो वो सारी तमाम तरीके की चीज़ें इनको देखनी है। हेल्थ सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड वेयर नेसेसरी, एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन करना है जहाँ पे ज़रूरी है, बिफोर डिसबर्समेंट ऑफ पे टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट को आप पेमेंट कर रहे हो तो उसका हेल्थ सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो जहाँ पे जरूरी है, राइट। ज्ञान की बातें दोस्तों सुन लीजिए एक बार, एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। एक्सपेंडिचर सैंक्शन फॉर ए लिमिटेड पीरियड इज नॉट एडमिटेड इन ऑडिट बियॉन्ड दैट पीरियड विदाउट फर्दर सैंक्शन। दोस्तों मान लो 1 साल की सैंक्शन थी आपके पास, ठीक है, कि हाँ 1 साल तक कोई सैंक्शन आई और इस बिल को एक्सपेंडिचर आपको पास करवाना है, इस बिल का जो क्लेम किया है उसको पास करवाना है, लेकिन दोस्तों 1 साल तक वो पास नहीं हुआ, राइट। तो आपको 1 साल के बाद उसको दोस्तों पास करना है, तो आपको उसकी फर्दर जो है एक्सटेंडेड सैंक्शन उसकी चाहिए, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, इन केसेस ऑफ परचेज ऑफ स्टोर्स। दोस्तों अगर आप परचेज करते हो स्टोर्स का, दे हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन द प्रेस्क्राइब्ड स्टोर अकाउंट, ठीक है, तो उनको स्टोर अकाउंट्स के अंदर आपको लेना है। एंड दैट द रेट्स आर द सेम एज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर एंड आर सर्टिफाइड एज करेक्ट बाय प्रॉपर अथॉरिटी, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर सॉरी वही बात लिखी गई है कि जो रेट उन पे लगेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिस टाइम का, वो सेम होनी चाहिए, राइट। इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ एमईएस के कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड बिल्स के बारे में बात करते हैं, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अदर एग्रीमेंट है बीन एडियर्ड टू, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट जो है अदर एग्रीमेंट जो है वो सारे सही होने चाहिए। एक्सपेंडिचर डज नॉट इन्वॉल्व अ ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, राइट। दोस्तों कोई भी स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का रूल जो है ब्रीच ना होता हो एक्सपेंडिचर के अंदर, राइट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है जो आप प्रैक्टिकल काम करते हो तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं, राइट। एमईएस में अगर बात करिए तो उसके कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स कैसे कैसे आते हैं, तो दोस्तों एमईएस में जाओगे आप तब आपको पता चलेगा ना, थ्योरेटिकल बातों से दोस्तों नहीं पता चलता हमें, राइट। जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, जैसे दोस्तों पंचिंग मीडिया है, इसकी आपको कोई कितनी थ्योरी बता दे, जब तक आप खुद पंचिंग मीडिया नहीं बनाओगे, जिसको अपलोड नहीं करोगे, तब तक आप दोस्तों वो उन चीज़ों को नहीं सीख सकते, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, प्रोविजनल पेमेंट है, राइट। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि वीडियो दोस्तों आधे घंटे का तो हो चुका है, तो आप दोस्तों थक जाता है माइंड अपना, राइट। और दोस्तों ये बोरिंग सा चैप्टर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक जो है छोटे छोटे करके ही बनाऊँ, राइट। तो दोस्तों इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।